नमस्कार। आप सभी का हिंदी की कक्षा में फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कक्षा के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी किए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 15, दीपक बुझा पर रोशनी छोड़ गया। आइए इसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत संस्मरण के लेखक श्री घनश्याम दास बिड़ला हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति थे। वे गांधी जी के बहुत निकट सहयोगी और मित्र भी रहे। गांधी जी जब दिल्ली आते तो प्राय बिड़ला हाउस में ही ठहरते थे। बिड़ला जी ने गांधी जी को बहुत निकट से देखा था। इस पाठ में उन्होंने गांधी जी के जीवन की कई सर्वथा नवीन जानकारियों का रहस्योद्घाटन किया है। तो आइए बच्चों, कौन सी जानकारियां उन्होंने बताई हैं, पाठ के जरिए जानते हैं। गांधी जी से मेरा प्रथम संपर्क 1915 के जाड़ों में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका से नए नए ही आए थे और हम लोगों ने उनके शानदार स्वागत का आयोजन किया था। मैं उस समय केवल 22 साल का था। गांधी जी की उस समय शक्ल सूरत कुछ यूं ही थी। सिर पर कठियावाड़ी साफा, एक लंबा अंग रखा, गुजराती ढंग की धोती और पांव बिल्कुल नंगे। जो गांधी जी से जब वो पहली बार लेखक मिले थे बच्चों, तो कब मिले थे? 1915 में मिले थे। जाड़ों के दिन थे वो। वे दक्षिण अफ्रीका से नए नए आए थे और हम लोगों ने उनका शानदार स्वागत का आयोजन किया था। उस समय वो जो लेखक है केवल 22 वर्ष के थे। गांधी जी का जो उनका जो ढांचा है, जो उनका पहनावा कुछ इस प्रकार था। सकल सूरत यूं थी, सिर पर कठियावाड़ी साफा था और एक लंबा अंगरखा भी वो पहनते थे। गुजराती ढंग की धोती और पांव बिल्कुल ही चप्पल रहित, यानी कि नंगे पांव थे। वह तस्वीर आज भी मेरी आंखों के सामने ज्यों की त्यों नाचती है। हमने कई जगहों पर उनका स्वागत किया। उनके बोलने का ढंग, भाषा और भाव बिल्कुल अनोखे मालूम पड़ते थे। ना तो बोलने में कोई जोश, न अतिशयोक्ति, ना कोई नमक मिर्च, सीधी सीधी बात, और वह भी हिंदी। हर सभा में वे एक ही बात दोहराते थे कि मेरे और राजनीतिक गुरु की आज्ञा है कि सब चीजों का मैं 2 साल तक अध्ययन करूं और चटपट अपनी राय न दूं। मतलब बच्चों, उसके बाद वो आगे हमें लेखक यह बताते हैं कि उनकी जो तस्वीर तब उन्होंने देखी थी वो आज भी उनके जहन में वैसे ही बनी हुई है। उनका स्वागत उन्होंने और भी कई जगहों पर किया, पर वो क्या था? अविस्मरणीय था। उनके बोलने का ढंग, उनकी भाषा बिल्कुल सीधी सादी, ना कुछ अतिशयोक्ति, ना कोई मिर्च मसाला, एकदम सीधी सादी बात करते थे और केवल हिंदी में बात करते थे। और उन्होंने कहा कि उनके गुरु जी ने कहा है कि किसी भी चीज पर अपनी टिप्पणी देने से पहले उस चीज का 2 साल अभ्यास किया जाए और चटपट अपनी राय जो है वो ना दी जाए। अभ्यास के जरिए पहले उसके सत्य और सत्यता का प्रतिपादन करना चाहिए, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ऐसा किसने समझाया था बच्चों? उनके राजनीतिक गुरु ने समझाया था, गांधी जी को। आगे देखिए, नरम मिजाज गोखले की वह प्रशंसा मुझे अखरती और साथ ही गांधी जी की स्पष्ट नीति कुछ असर भी कराती थी। जो गर्म मिजाज थे, कौन बच्चों? गोखले थी। उनकी की वह प्रशंसा मुझे अखरती थी, चुभती थी, लेकिन साथ ही गांधी जी की स्पष्ट नीति कुछ असर भी करती थी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं इस चित्र में किस प्रकार गांधी जी आए हैं और यही उनकी वेशभूषा थी वहां पर, और किस प्रकार यहाँ पर ये उनका स्वागत कर रहे हैं। गांधी जी को मैंने संत के रूप में देखा, राजनेता के रूप में देखा और मनुष्य के रूप में देखा। मेरा ख्याल है कि अधिकतर लोग उन्हें संत या नेता के रूप में ही पहचानते हैं। मैं ना तो उनकी राजनीति का अनुगामी रहा, ना उनके पीछे साधु बना। इसीलिए जिस रूप ने मुझे मोहित किया वह उनका मनुष्य रूप ही था। वे किस तरह के मनुष्य थे यह मैं बता सकता हूँ, क्योंकि लोग उन्हें या तो महात्मा के रूप में जानते हैं या नेता के रूप में। मनुष्य के रूप में उन्हें जानने वाले गिने चुने लोग हैं। मुमकिन है कि पाठकों को उनके मनुष्य का रूप जानने में दिलचस्पी हो। मतलब वो आगे लेखक बताते हैं कि गांधी जी को उन्होंने संत के रूप में देखा था और राजनेता के रूप में देखा था, मनुष्य के रूप में देखा था। और आगे कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि अधिकतर लोगों ने उन्हें संत के रूप में ही देखा, संत के रूप में या नेता के रूप में ही देखा होगा। मैं ना तो आगे लेखक बताते हुए कहते हैं, या ना तो वो उनके राजनीतिक अनुगामी रहे और ना ही वो उनके पीछे साधु बना है लेखक। इसीलिए जिस रूप ने मुझे मोहित किया वह था उनका मनुष्य रूप।
मतलब उनके मनुष्य रूप से ही, क्योंकि वे वास्तविक मनुष्यता में विश्वास रखते थे गांधी जी, इसीलिए उनका जो मनुष्य रूप ही उन्हें बहुत ज्यादा लेखक को प्रभावित कर गया। और वो आगे बताते हुए कहते हैं कि मुमकिन है कि पाठकों में उनका जो मनुष्य रूप जानने में पाठकों के अंदर दिलचस्पी भी हो। गांधी कमाल के आदमी थे। राजनीतिक नेता की हैसियत से वे अत्यंत व्यवहार कुशल तो थे ही, किसी से मैत्री करना या उनके लिए चंद मिनटों का काम करना। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब वे इंग्लैंड गए थे तो उनके दुश्मन सैमुअल होर्ड से उनकी ऐसी मैत्री हुई कि अंत तक दोनों मित्र बने रहे। गांधी जी जिनसे भी मित्रता करते, छोटी चीजों में वे उनके गुलाम बन जाते, लेकिन जहां सिद्धांत की बात आती थी वहां जमकर लड़ाई होती थी। इनमें भी गांधी जी कटुता नहीं लाते थे। मतलब बच्चों, आगे हमें लेखक समझाते हैं कि जो गांधी जी थे वो कमाल की पर्सनालिटी थे, कमान का उनका व्यक्तित्व था। राजनीतिक नेता की हैसियत से वह अत्यंत ही व्यवहार कुशल तो थे ही, और उनके साथ मैत्री करना उनके लिए चंद मिनटों का ही काम था। कुछ ही क्षण में उनसे बात करके वह उनकी मित्रता को जो है हासिल कर लेते थे। द्वितीय राउंड कॉन्फ्रेंस में जब वो गए थे, द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो इंग्लैंड गए थे, तो उनका जो दुश्मन था सैमुअल होर से उनकी ऐसी मित्रता हो गई कि बाद में वो अंत तक चली। और वो गांधी जी जिससे भी मित्रता करते थे बच्चों, उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए गुलाम बन जाते थे, लेकिन जहां पर आदर्शों और नीतियों की बात आती थी वहां पर वह टक्कर लेते थे। वहां पर बच्चों, लेकिन उस विचार में भी वहां पर उनके अंदर, उनके भाव में, विचार में कटुता बिल्कुल नहीं आती थी। निर्णय करने के मामले में भी गांधी जी न केवल दक्ष थे बल्कि साहसी भी थे। चोरी चोरा के कांड को लेकर सत्याग्रह स्थापित करना और हिमगिरी जितनी अपनी भूल मान लेना, इसमें काफी साहस की जरूरत थी। सत्याग्रह स्थगित करने पर वे उन लोगों के रोष के शिकार बने, गालियां खाई, मित्रों को काफी निराश किया, पर अपना दृढ़ निश्चय उन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब निर्णय करने के मामले में जो बच्चों गांधी जी ने केवल दक्ष थे बल्कि साहसी भी थे। वो जो कहते थे वह करते भी थे। और चोरी चोरा के कांड को लेकर के उन्होंने जो सत्याग्रह स्थापित करना था और हिमगिरी जितनी अपनी भूल मान लेना, और इसमें काफी साहस की जरूरत थी जो कि उनके अंदर भरपूर मात्रा में बच्चों थी। सत्याग्रह स्थापित करने पर वो लोगों के रोष के शिकार बने, लोगों की गालियां खाई, मित्रों को काफी निराश किया उन्होंने। अपना दृढ़ निश्चय लेकिन उन्होंने कभी भी बच्चों नहीं छोड़ा। साल 1937 में कांग्रेस ने जब गवर्नमेंट बनाना स्वीकार किया, तब गांधी जी के निर्णय से प्रभावित होकर कांग्रेस ने ऐसा किया। गांधी जी ने यहाँ कदम बढ़ाया, सब चल पड़े, पर कांग्रेस के नायकों में उस समय झिझक थी, वे शंकाशील थे। मतलब 1937 में जब कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाना स्वीकार किया, तब गांधी जी के निर्णय से प्रभावित होकर कांग्रेस ने ऐसा किया था, गवर्नमेंट बनाने का फैसला किया था। गांधी जी ने जहां कदम बढ़ाया सब चल पड़े, पर कांग्रेस के नायकों में उस समय झिझक थी, और नायकों में क्या थी बच्चों, उस समय झिझक थी और वह शंकाशील भी थे। साल 1942 में जब क्रिप्स आए, तब हाल इसके विपरीत था। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि क्रिप्स की सलाह मान ली जाए और क्रिप्स प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। जब 1942 में क्रिप्स आए थे भारत, तब क्या था, तब इसके हाल विपरीत था। मतलब कांग्रेस से कुछ नेता चाहते थे कि क्रिप्स की सलाह मान ली जाए और क्रिप्स का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे। इसीलिए कहा गया था बच्चों, उनमें शंका भी थी। पर गांधी जी टस से मस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भारत छोड़ो की धुन छेड़ी और लड़ पड़े। लेकिन वो क्रिप्स के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की धुन छेड़ी और विद्रोह कर बैठे। उस समय भी उन्होंने निर्णय करने में काफी साहस का परिचय दिया। उस समय बच्चों जब उनके पास कम सपोर्ट था, तब भी बच्चों उन्होंने अपने साहस का भरपूर परिचय दिया था। उनमें आत्मीयता भी कूट कूट कर भरी थी। एक बार की बात है, जाड़े का मौसम था, गांधी जी दिल्ली आए थे। उनकी गाड़ी सुबह 4 बजे स्टेशन पर पहुंची। मैं उन्हें लेने गया। पता चला कि 1 घंटे के बाद ही जाने वाली गाड़ी से वे अहमदाबाद जा रहे हैं। मैंने पूछा, 1 दिन ठहर कर नहीं जा सकते? उनमें आत्मीयता भी कूट कूट कर भरी थी। और बच्चों, एक बार की बात लेखक बताते हैं कि जब वह जाड़े का मौसम था, गांधी जी कहाँ, दिल्ली आए हुए थे। गाड़ी में जब वो सुबह 4 बजे स्टेशन पर पहुंची, जब उनकी गाड़ी 4 बजे स्टेशन पर पहुंची, वह उन्हें, मतलब लेखक उन्हें कहाँ लेने गए थे। पता चला कि 1 घंटे के बाद ही वो चले जाएंगे।
चले जाएंगे अगली गाड़ी से अहमदाबाद को। फिर क्या था, मैंने पूछा एक दिन ठहर कर नहीं जा सकते हो? ऐसा गांधी जी से उन्होंने विनम्र प्रश्न किया निवेदन के साथ। उन्होंने कहा जाना आवश्यक है। मैं निराश हो गया। उन्होंने फिर पूछा क्यों? मतलब उन्होंने कहा कि जाना आवश्यक है। फिर मैं निराश हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों? मतलब क्यों निराश हुआ हूं मैं? मैंने कहा घर में कोई बीमार है, मृत्यु शैया पर है, आपके दर्शन करना चाहती है। मतलब उनसे गांधी जी से लेखक ने कहा कि घर में कोई बीमार है, मृत्यु शैया पर है और वह आपके दर्शन करना चाहती हैं। गांधी जी ने कहा मैं अभी चलूंगा। उन्होंने क्या कहा बच्चों? उसी जवाब में तुरंत कहा कि मैं अभी चलता हूँ। मैंने कहा इस जाड़े में ले जाकर मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। ऐसा किसने कहा? लेखक ने। फिर उन दिनों मोटरें भी खुली होती थी, जाड़ा और ऊपर से हवाएं चल रही थी, पर उनके आग्रह के बाद मैं लाचार हो गया। मैं उन्हें दिल्ली से कोई 15 मील दूर ले गया। कितने मील दूर ले गए? 15 मील दूर। और बच्चों उस समय मोटर का चलन भी था, खुली हवा थी, ठंडी थी, लेकिन फिर भी वो उनको वहां मोटर से ले गए। वहां उन्होंने रोगी से बात की और दिल्ली छावनी पर अपनी गाड़ी पकड़ी। रोगी से बात करने के बाद बच्चों फिर उन्होंने दिल्ली छावनी पर अपनी गाड़ी पकड़ी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा आदमी मेरी जरा सी प्रार्थना पर कड़ाके के जाड़े में इतना कष्ट उठा सकता है। पर यह उनकी आत्मीयता थी। मृत्यु शैया पर सोने वाली वह मेरी धर्मपत्नी थी। मतलब बच्चों वो उनकी आत्मीयता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए कि उनकी एक बात से वह उन मरीज से मिलने के लिए उनके साथ चले आए, और वह और कोई नहीं थी, वह थी उनकी धर्मपत्नी, यानी लेखक की धर्मपत्नी थी। गांधी जी को जब गोली लगी उस समय मैं पिलानी में था। करीब 6 बजे कॉलेज के छात्र दौड़ते हुए आए और उन्होंने रेडियो की खबर बताई कि किस तरह गांधी जी चल बसे। सन्नाटा छा गया। मैंने रात को ही वापस आने की ठानी, पर तय हुआ कि सुबह वायुयान से जाने पर जल्दी पहुंच सकेंगे। सोया पर रात भर बेचैनी रही। दिल्ली पहुंचा तो बापू को पड़ा पाया। वही प्रसन्न मुद्रा, वही क्षमा भाव, वही मुस्कान, पर अब तो वह भी देखने में नहीं आएगा। एक दीपक बुझ गया पर हमारे लिए रोशनी छोड़ गया। ऐसा बच्चों लेखक कहते हैं। वे बताते हैं कि जब गांधी जी को गोली लगी थी तो वो कहाँ थे बच्चों? पिलानी में थे। करीब 6 बजे जब कॉलेज के लोग लड़के दौड़ते हुए आए और उन्होंने जो रेडियो पर जो खबर आई थी गांधी जी की हत्या की वह सुनाई, तो फिर क्या था, उनका मन बच्चों बहुत ही बेचैन हो उठा और उनको सुबह वायुयान से जाना था, क्योंकि वायुयान से बच्चों जल्दी जा सकते थे। इसीलिए फिर क्या होता है, वो रात को सोते हैं लेकिन उनको बेचैनी होती है, उनको नींद नहीं आती है। फिर जब वो सुबह पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं गांधी जी को वह पड़ा पाते हैं। चेहरे पर वही मुस्कान थी, क्षमा भाव था, आत्मीयता थी और बहुत सरल भाव उनके चेहरे पर उस समय भी देखने को मिल रहे थे। फिर अंत में वह बच्चों बोलते हैं कि एक दीपक तो बुझ गया, लेकिन वह बुझ करके भी पूरे भारत को रोशन कर गया, अपनी रोशनी को बिखेर गया। तो बच्चों ये है हमारे महापुरुषों में से एक महापुरुष महात्मा गांधी, जिनके जीवन के कुछ अंश हमने इस पाठ में पढ़े हैं। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।